डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नौकरी के बदले जमीन मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव और परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप किए तय। कहा, लालू यादव ने आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम किया, 52 लोगों को बरी किया, 41 पर आरोप तय। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमले के मामलों पर जताई चिंता। कहा, नगर निगम को उठाने होंगे ठोस कदम। पैचा ने कहा, आवारा कुत्तों को पकड़े जाने की जगह पर छोड़ने की इजाजत दी जाए। कोलकाता हाई कोर्ट में से ईडी और टीएमसी ने दाखिल की याचिका। टीएमसी ने कहा, रेट है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, रेट चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप। ईडी ने कहा, ममता ने संवैधानिक पद पर रहते हुए जांच में बाधा डाली। मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीएफसी को दिया निर्देश। कहा, फिल्म जन नागजन को यूए 16+ सर्टिफिकेट जारी हो। न्यायालय ने सीबीएफसी अध्यक्ष के निर्णय को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। हमारे लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट या AFSPA के बारे में कानूनी जानकारी देंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। नमस्कार परमानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। धन्यवाद। अगर आपका इस मसले पर ज्यादा जानकारी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप फोन करके हमसे राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612797। हमारा दूसरा नंबर है 012061276968। दोबारा आपको बता दें 0120612797। दूसरा नंबर है 012061279768। परमानंद जी, आपके पास वापस आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे सशस्त्र बल अधिनियम यानी AFSPA क्या है? देखिए शालिनी जी, ये जो जो आप कर रहे हैं कि ये एक्ट है एक तरह का, इस एक्ट को ये 1958 में लागू किया गया था। वास्तव में ऐसे तो इस एक्ट को 1943 में ही लागू किया गया था अंग्रेजों के साथ, और इसका उद्देश्य था कि जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोग हैं उनको दबाया जाए, कुचला जाए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये देखा गया कि बहुत सारी जगहों पर ऐसे आर्म फोर्सेस को बुलाने की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि वहां पर जो लोकल पुलिस थी उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? नागालैंड, असम से। वहां पर क्या हुआ था कि जो लोकल लोग थे वो विद्रोह कर देते थे, और विद्रोह करने के बाद तमाम नागरिकों को या तो उनको मौत के घाट उतार देते थे या और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। ये असम में भी फैल गया था। इसी नाते ये 1958 में ये एक्ट जो है ये लागू किया गया था, और इस एक्ट के लागू करने के कारण वहां पर एक रिबेलियन को, जो विद्रोह था, उस पर काबू पाया गया, और उस विद्रोह को काबू पाने के कारण भारत में उनके तरह से समझ लीजिए कि ठीक ढंग से रहने की स्थिति बन पाई। वरना ऐसी स्थिति थी कि तमाम जो नागरिक वहां के कुछ ऐसे विद्रोही प्रवृत्ति के लोग थे जिन्होंने सोचा था कि इसको भारत से काट दिया जाएगा, भारत से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन इस एक्ट के कारण ही आप समझिए कि हम भारत को बचा सके हैं और भारत को एकता की स्थिति बना के रख सके हैं। तो इस नाते ये एक्ट जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये एक्ट बाद में इसमें संशोधन होते रहे हैं और कई जगहों पर इस चीज को लागू किया गया है। ये इस लागू करने के कारण हम तमाम जगहों पर जो विद्रोह होते रहे उन विद्रोह को काबू पाते रहे हैं। तो इस एक्ट का मतलब भी यही है, इस एक्ट का उद्देश्य भी यही था। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी कि AFSPA को क्यों लाया गया था,
AFSPA की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है ना, जो आपने बताया? देखिए जो मैंने थोड़ा सा संक्षेप में बताया कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो ये थी कि इसके कारण इसको ले आया गया था। और वास्तव में आप देखिए तो पृष्ठभूमि में देखे जाए तो एक नहीं, ये 3 एक्ट बाद में आए थे। 1958 का एक्ट जो हुआ था वो नागालैंड और असम में सीमित था, जिससे कि उनके विद्रोह को दबाया जा सके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप देखिए कि यहाँ पर पंजाब में और चंडीगढ़ में आज दिन आप लोगों को तो पैदाइश भी नहीं रही होगी, वो क्या होता था कि आए दिन ऐसी बात होती थी कि लोग बसों से उतार के मार दिए जाते थे। कभी 25 लोग मार दिए जाते थे, कभी कितने लोग, और हर अखबार में ये मान के चला जाता था कि आज की हमारी लीड जो है 25 मारे गए या 45 मारे गए या 50 लोग मारे गए, उनको उठा करके गोलियों से भून दिया जाता था, उठा के मार दिया जाता था। तो इसको दबाने के लिए 1983 में ये एक्ट जो है पंजाब हरियाणा में भी लागू किया गया। फिर क्या हुआ कि इसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर की स्थिति आ गई कि जम्मू कश्मीर अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। उस अशांत क्षेत्र के घोषित होने के कारण वहां पर भी इसी ढंग की धांधलीगर्दी होने लगी। तमाम लोग जो टेररिस्ट लोग आने लगे थे और उन टेररिस्टों ने, उन आतंकवादियों ने लोगों का जीवन दूभर कर दिया था। तो इसको वहां पर ले आया गया जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में भी इसको के तो ये किया गया कि लोगों को शांति बहाल की जाए और लोगों का जीवन ठीक से रखा जाए। इस नाते ये 3 फेजेज में हुआ, एक तो नागालैंड असम का, दूसरा चंडीगढ़ पंजाब का, और तीसरा जम्मू और कश्मीर का। आज भी कई क्षेत्रों में ये एक्ट लागू है, क्योंकि अब पूरी तरह से नहीं, जैसे पंजाब हरियाणा का जो एक्ट है 1997 में हटा दिया गया क्योंकि वहां पर शांति बहाल हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी कुछ इलाकों में इस एक्ट को लागू किया गया है, अभी रखा गया है, और असम नागालैंड के कुछ हिस्सों में भी इसको अभी तक रखा गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि मणिपुर में भी इस एक्ट को अभी लागू किया गया है। हालांकि इसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने आंदोलन चलाया था, और इरोम शर्मिला नाम की एक लड़की जो थी वो 2000 से लेकर के 2016 से माने 16 वर्ष तक आमरण अनशन पर बैठी रही कि जब तक इस एक्ट को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। खैर उसने 2016 में अनशन को तोड़ दिया, और कब स्थिति कम से कम अब जो है स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है इन राज्यों में। जी, यानी बढ़ते नक्सलवाद और उग्रवाद को देखते हुए ये अधिनियम का। जी जी जी। अगला आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, जहां AFSPA लागू होता है वहां सशस्त्र बलों के अधिकारी को जबरदस्त शक्तियां दी जाती हैं, क्या ये वे शक्तियां हैं? अभी मैं गया था असम जी। अभी 1 हफ्ता के भीतर ही मैं असम से लौटा हूँ, तो वहां से और भी जगहों पर गया था। तो लोगों का कहना ये है कि अभी भी कुछ क्षेत्रों में जहां पर ये एक्ट लागू है, जहां पर AFSPA ये एक्ट लागू है, तो ये एक्ट लागू है, वहां पर असीमित अधिकार किसको दिया जाता है? ये सैन्य बलों को दे दिया जाता है। जी। सैन्य बलों को अधिकार देने के पीछे इसका रीजन ये रहा है कि अगर आप किसी सैन्य बल के आदमी को, अगर आपने उसने गोली चला दिया या किसी को पकड़ लिया और आपने उसको एक तरह से ट्राई करना शुरू कर दिया, उसके साथ मुकदमा चलाना शुरू कर दिया, तो वह तो हतोत्साहित हो जाएगा और कभी भी इस एक्ट का प्रयोग नहीं करेगा। इसी नाते ये उनको विशेष अधिकार दिया जाता है कि मान लीजिए कहीं पर कोई घटना होती है तो उस चीज को देखते हैं और वह उस क्षेत्र में डिस्टर्ब एरिया क्षेत्र में है, अशांत क्षेत्र में है, तो वहां पर उस व्यक्ति को पकड़ के और उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसके घर की तलाशी लेते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो उस पर गोली भी चला सकते हैं।
गोली में अगर वो मर भी गया है तो मर भी जाने देते हैं, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि वो उनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि अगर आप मुकदमा चलाएंगे तो अपना काम नहीं ठीक से करेंगे, और मुकदमा नहीं चलाएंगे तभी वह कायदे से अपना काम कर पाएंगे और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करा सकेंगे। इसी नाते इस एक्ट का ये विशेष अधिकार है, ये विशेषाधिकार के मिला हुआ है, जिसको सामान्य सुरक्षा बल यूज करते हैं। और जो इतना अधिकारी बड़ा होता है वो ज्यादातर अधिकारियों के, मान लीजिए जैसे वहां पर कोई सिपाही रैंक का अधिकारी कर्मचारी है सैन्य बल में, तो वो पूछेगा कि देखिए ये आदमी उपद्रव मचा रहा है, हम इसके खिलाफ कैसा करेंगे, तो अपने अधिकारी से निर्देश लेगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो उस व्यक्ति को गोली भी मार दिया जा सकता है। इसी नाते ये विशेष सुरक्षा बल विशेष बल को मिलता है, ये अधिकार प्राप्त होता है। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय संसद ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए एएफएसपी के तहत 3 अलग-अलग अधिनियमों को अधिनियमित किया है। जैसे आपने बताया, असम और मणिपुर, पंजाब और चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, इनके खास प्रावधानों के बाद संक्षिप्त में बात बताएं आप जरा। देखिए, आपको मैंने अभी संक्षिप्त में ही बताया था कि 3 जगहों पर इसको अधिनियम बनाया गया एक्ट के रूप में। पहले तो असम सबसे पहले हुआ था, असम और नागालैंड की स्थिति आ गई थी, क्योंकि वहां पर विद्रोहात्मक प्रवृत्तियां बहुत अधिक हो गई थी। वहां पर तमाम विदेशी ऐसे लोग आ गए थे जिन्होंने कहा था कि हम इसको भारत को तबाह कर देंगे, और खासतौर पर नागालैंड के साथ तो ये स्थिति बन गई थी। नागालैंड में तो ये स्थिति बन गई थी कि आप इसको कर देंगे, भारत से हम इनको काट करके अपना अलग देश बनाएंगे, तो वहां पर इस एक्ट को लागू किया गया। फिर बाद में आया क्या कि पंजाब में खालिस्तान का मूवमेंट चला था, उस खालिस्तान के मूवमेंट में आए दिन खालिस्तानी लोग जो है वो विदेश से पैसा मिलने के बाद इतनी ज्यादा आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा दिए थे कि लोगों का जीना दूभर हो गया था और वहां आम आदमी रह नहीं सकता था ठीक से। इस नाते इसका एक्सटेंशन किया गया वहां पर। फिर बाद में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में ये स्थिति आ गई कि जम्मू कश्मीर में भी लोगों का जीना दूभर कर गया और आतंकवादी गतिविधियां और बढ़ने लगी। तभी जम्मू कश्मीर तक इसका एक्सटेंशन किया गया। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में आज भी ये प्रावधान लागू है, जबकि पंजाब और हरियाणा से इसको, पंजाब और चंडीगढ़ से इस प्रावधान को 1997 में ही हटा लिया गया, क्योंकि ये माना गया कि अब स्थिति नॉर्मल हो चुकी है, सामान्य हो चुकी है, इस नाते सुरक्षा बलों को कोई विशेष अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी है ये स्थिति बनी हुई, क्योंकि देखिए अभी तो पहलगांव की घटना हो गई थी। पहलगांव की घटना में उन्होंने सबसे तलाशी ले करके और 26 लोगों को गोलियों से आतंकवादियों ने भून डाला था। अगर ये ठीक ढंग से व्यवस्था की गई होती और उनको जानकारी सूचना थोड़ी सी मिली होती तो निश्चित तौर पर उस घटना को रोका जा सकता था। इसी नाते ये जरूरी हो गया है कि ऐसे परिस्थितियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार दिए जाएं, और इसी के कारण इसको विशेष अधिकार मिला हुआ है। जी, इसी पर हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि अशांत क्षेत्र को कैसे परिभाषित किया गया है। देखिए, अशांत क्षेत्र को परिभाषित तो इस तरह से किया गया है कि जहां पर शांति न हो, अशांत क्षेत्र है। अब आप देखिए कि ये डिस्टर्ब एरिया कौन से आते हैं, वही अशांत क्षेत्र। डिस्टर्ब एरिया जहां पर आए दिन आतंकवादी गतिविधियां होती रही हों और जहां पर लोगों का जीना दूभर हो जाता हो, उसको अशांत क्षेत्र कहते हैं। वो जहां सामान्य पुलिस जो है अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकती है और प्रयोग करने चलेगी तो उसको गोलियों से भून देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अशांत क्षेत्र इन्हीं को कहा जाता है कि जहां पर शांति न हो, जहां पर शांति बहाल करने के लिए पुलिस अपने को नाकाफी पाती है, इनएडिक्वेट पाती है, ऐसी स्थिति में आपको इसको अशांत क्षेत्र घोषित करना पड़ता है। अशांत क्षेत्र जो होता है ये घोषित करने के पहले ही ये एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है कि आप उसको आर्म फोर्सेस एक्ट को लागू करें और वो उसके कारण ही वहां पर पुलिस को, सैन्य बलों को बुलाएं और पूरा अधिकार नहीं। एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये पुलिस को अधिकार नहीं है कि वो पुलिस जो है किसी को मारने लगे, या ये वहां पर मिलिट्री को ही बुलाना पड़ता है
और मिलिट्री के लोग ही उस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और मिलिट्री को इतना अधिकार होता है आसान क्षेत्र में कि वो जिस व्यक्ति को बिना पूछे अगर उसको संदेह हो जाए कि ये व्यक्ति जमाखोरी कर रहा है हथियारों की, या ये व्यक्ति कहीं पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है, या ये व्यक्ति किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, तो उस व्यक्ति को संदेह के दायरे में ले आकर के उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर उसको पुलिस के थाने में पेश करना पड़ता है, और अगर आपने नहीं पेश किया है तो आपको सीधे गोली मार देने का अधिकार है, और उस गोली मारने पर कोई आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। ये है विशेष कानून। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे अशांत क्षेत्र अधिनियम यानी DAA क्या है सर? देखिए, अशांत क्षेत्र अधिनियम जो है ये इसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट वहाँ की जो राज्य की सरकार है वो इस चीज को बताती है कि ये इसको यहाँ पर अशांत क्षेत्र घोषित किया जाए, यानी डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट उसको बोलते हैं। या डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जो है ये आप इसी को अगर आपने लागू करा दिया है डिस्टर्ब, तभी आप आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को इनेक्ट कर पाएंगे, तभी आप लागू करा सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि जब तक वहां पर अशांत क्षेत्र उसको नहीं किया गया है, वो जब तक वहां पर डिस्टर्ब एरिया का एक्ट नहीं लागू किया गया है, तब तक वहां पर आप आर्म फोर्सेस के एक्ट को लागू, स्पेशल पावर्स एक्ट को नहीं लागू कर सकते। इस नाते सबसे जरूरी चीज है कि पहले आप उसका आकलन करें, और उस आकलन के बाद सरकार ही इस चीज की मांग करती है केंद्र सरकार से, माने भारत सरकार से, कि इस क्षेत्र को आप DAA यहाँ पर लागू किया जाए, अशांत क्षेत्र लागू किया जाए। और अशांत क्षेत्र जो है ये मैकेनिज्म है जब आपको ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लागू करने के लिए। तो सबसे जरूरी चीज ये होती है, और उसमें इसी चीज को देखा जाता है कि क्या यहाँ कानून व्यवस्था ठीक से चल पा रही है या नहीं चल पा रही है। और कानून व्यवस्था अगर ठीक से नहीं चल पा रही है तो इसके पीछे क्या कारण है, कौन लोग जिम्मेदार हैं, कौन लोग इस ढंग से उतारू हैं कि यहाँ पर अशांति फैलाई जाए। तो ये है खास तौर पर DAA का मतलब। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि AFSPA से DDA कितना अलग है, थोड़ा दर्शकों को बताइए कि कैसे अलग है। देखिए, ठीक करें, जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट उसका नाम है जी, वो उसका तो ये है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, माने विशेष बल के लिए वो विशेष एक्ट है, और DAA माने अशांत क्षेत्र है। दोनों में इतना ही अंतर है कि जहां अशांत क्षेत्र होगा वहीं पर वो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का यूज किया जाएगा, और जहां अशांत नहीं होगा वहां स्पेशल पावर एक्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आप डिस्टर्ब्ड एरिया में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, और डिस्टर्ब्ड एरिया में आप आर्म फोर्सेस को बुलाएंगे। इसकी सिफारिश होती है राज्य सरकार से। राज्य सरकार इस चीज को बताती है कि इस क्षेत्र में डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जा चुका है, और इस क्षेत्र को घोषित करने के लिए, यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए आपको आर्म फोर्सेस को बुलाना पड़ेगा, और आर्म फोर्सेस को बुलाने के बाद उनको स्पेशल पावर्स एक्ट में रखना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पर शांति को बहाल किया जा सके। दोनों में यही अंतर है। दोनों में आप एक तरह का देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर इस सेंस में हुआ कि पहले तो यह है कि आपको डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट ले आना पड़ेगा, जिसमें कि देखना पड़ेगा कि ये एरिया डिस्टर्ब्ड है, ये एरिया अशांत क्षेत्र है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत है, और इसके कारण लोगों का आना जाना, व्यापार ठप हो गया है, और नॉर्मल जीवन लोगों का तबाह हो चुका है। तभी जाकर के वहां पर आर्म फोर्सेस का स्पेशल पावर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाता है। दोनों में यही खास अंतर है। जी, डिस्टर्बेंस से हम समझेंगे उग्रवाद, नक्सलवाद, ऐसी चीजें। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ के एक मामला था सुप्रीम कोर्ट का, इसमें दिशा निर्देश क्या थे? देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट में दिशा निर्देश तो इसने कहा था कि जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है ये पूरी तरह से वैध है, संवैधानिक है, इसमें कोई असंवैधानिक चीज नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कई निर्देश भी दिए थे। 2-4 निर्देश इस ढंग के थे कि जैसे आप किसी बेगुनाह को आप नहीं पकड़ सकते,
या किसी आदमी को आप पकड़ते हैं तो उसका एक ट्रायल करना पड़ेगा और उसको पुलिस में पेश करिए आप 24 घंटे के भीतर। फिर उसके खिलाफ बताइए कि आप किन गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये इसमें था, जो नगा विद्रोही थे, नगा विद्रोही लोग जो है ऐसी स्थिति पैदा कर दिए थे कि आर्मी को, पुलिस वाले को जहां चाहते थे वहां गोली मार देते थे। लोगों का आना जाना दूभर हो गया था, व्यवसाय खत्म हो चुके थे। लोग कायदे से 4 बजे क्या 3 बजे या क्या दिन में, रात में, किसी भी समय जब चाहते थे मार देते थे। उनको ऐसा लगता था कि चूंकि वो कानून को नहीं मानते थे, अपरिमित अधिकार अपने पास रखते थे, तो इसीलिए वह केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को देखा कि देखिए ये असंवैधानिक तो नहीं है, ये संविधान में अधिकार प्राप्त है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कैसे बनाए रखा जाए। इस चीज को सरकार ही ध्यान से सोच सकती है कि कैसे बनाए रखा जाए। लेकिन जो लोग इसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं उनको आप शांतिपूर्ण तरीके से पकड़िए और पकड़ने के बाद उन पर मुकदमा चलाइए और उनसे कहिए कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, आप उनको ले आइए। तो सुप्रीम कोर्ट का यही खास तौर पर निर्देश था कि आप अंधाधुंध फायरिंग करके, अंधाधुंध मारपीट करके, अंधाधुंध रूप से उनको एक तानाशाही का रवैया अपनाते हुए मत रखिए। आप उनको सही रास्ते पर ले आने के लिए कुछ तरीके अपनाइए जिससे कि लोग आए और कानून के प्रति उनका सम्मान बढ़े, उसमें विश्वास बढ़े। ये है जी, बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद पांडे जी, AFSPA पे ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।